मेरे बेटे ने कहा। माँ, तुम कहीं और चली जाओ। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब यह घर मेरे ससुराल वालों का होगा। उसने ये बात इतनी शांत आवाज में कही, बिना मेरी आंखों में देखे, बिना किसी झिझक के, जैसे मैं कोई अजनबी हूं, जैसे मैंने उसे बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी न लगाई हो। और तो और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये सब एक सामान्य बात हो, जैसे मैं, उसका अपना बाप, उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। मेरा नाम हरिप्रसाद है। मैं 76 साल का हूं और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मेरी पैदाइश और परवरिश हुई। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल ट्रक चलाकर गुजारे। मैंने भारत के कोने कोने का सफर किया, भारी भरकम सामान ढोया, ढाबों पर खाना खाया और अपनी छोटी सी कैब में ही सो गया। इसके बावजूद जब भी मेरे बच्चों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, मैं हमेशा उनके साथ रहा। मैंने अपने दोनों बेटों विशाल और अमित और बेटी प्रिया को अपनी मेहनत की कमाई और ढेर सारी उम्मीदों के साथ पाला पोसा। हम कभी बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी छत के नीचे कभी खाने या मान सम्मान की कमी नहीं हुई। यह वो घर था जिसे मैंने अपनी पत्नी माधुरी के साथ मिलकर बनाया था। एक साधारण सी जमीन जिसे मैंने अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदा था। एक एक ईंट जोड़कर, चिलचिलाती धूप में हफ्तों तक मेहनत करके। और जब माधुरी हमें छोड़कर चली गई, तो मैंने कसम खाई थी कि यह घर कभी हमारा ठिकाना नहीं छोड़ेगा। मेरा वादा स्पष्ट था, जब तक मैं जिंदा हूं यह घर भी जिंदा रहेगा। लेकिन मेरा बड़ा बेटा विशाल, उसने सोचा कि वो मेरे लिए फैसले ले सकता है। मैं अपनी बहन से मिलने लखनऊ गया था, बस 5 दिन के लिए, सिर्फ 5 दिन। और जब मैं बस से उतरकर अपनी गली में पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरा सारा सामान आंगन में पड़ा है। मेरे जूते, मेरी किताबें, पुरानी तस्वीरें, मेरी चारपाई, सब कुछ वहीं बिखरा पड़ा था। और एक बक्से के ऊपर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, अलविदा पिताजी, अब मेरे ससुराल वाले यहां रहते हैं, अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लो। नीचे हस्ताक्षर थे, विशाल। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। हवा ने मेरी पगड़ी को थोड़ा ऊपर उठा दिया। मैंने घर की तरफ देखा और खिड़की पर नए पर्दे लगे देखे। गैराज में मैंने विशाल के ससुर रमेश चंद्र की गाड़ी देखी और उसी पल मैं सब कुछ समझ गया। हाँ, उसने यह कर दिया था। उसने मेरे लिए अपने ही घर में कोई जगह नहीं छोड़ी थी। उसने मेरी जगह ले ली थी। उसने मुझे बेदखल कर दिया था। उसने सोचा होगा कि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया, एक शांत मुस्कान, क्योंकि उस पल उसे नहीं पता था कि मैं उतना अनजान नहीं था जितना वो सोचता था। मैंने अपना सारा सामान धीरज से उठाया और पड़ोसी रामलाल के हाथ ठेले पर रखवा दिया। मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, बस दूर से देखने वालों को सिर हिलाया और अपने अतीत को धीरे धीरे वहां से ले जाता हुआ आगे बढ़ गया। जो कोई नहीं जानता था, यहां तक कि विशाल भी नहीं, वो यह था कि 2 साल पहले उसके साथ एक तीखी बहस के बाद मैंने चुपचाप प्रयागराज के केंद्र में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया था। ये एक पुरानी इमारत के ऊपर एक सादी सी जगह थी, जहां से शांत नज़ारे दिखते थे और इतनी शांति थी कि मैं अपने विचारों को सुन सकूं। वह मेरा ठिकाना था, मेरा दूसरा घर। और मैं बिना बताए, बिना दरवाज़ा पटके, बिना कोई हंगामा किए वहीं चला गया। अगली सुबह मैंने खिड़की से शहर को देखते हुए अपनी कॉफ़ी पी और एक गहरा घूंट भरकर तय किया, वो घर अब मेरा नहीं है तो फिर उसका भी नहीं होगा। मैं उस फोल्डर तक गया जहां मैं अपने ज़रूरी कागजात रखता हूं। मैंने अपने नाम की रजिस्ट्री निकाली, सिर्फ मेरे नाम की, क्योंकि सब कुछ के बावजूद मैंने कभी उसे विशाल के नाम पर नहीं किया था। मैं हमेशा कहता था कि एक दिन करूंगा, पर वो दिन कभी आया ही नहीं। और अच्छा हुआ कि नहीं आया। कागजात में घर मेरा था, मुहर, हस्ताक्षर और सब कुछ के साथ, और विशाल सिर्फ एक मेहमान था। मैं फिर मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता चलने वाला था कि बिना किसी चेतावनी के अपना घर खोना क्या होता है। अगले दिन मैं भोर से पहले जाग गया, इसलिए नहीं कि मुझे कोई ज़रूरी काम था, बल्कि इसलिए कि कुछ परेशानियां आपको चैन से सोने नहीं देती। मैं उठा, चूल्हे पर पानी गर्म करने रखा और अपने हिसाब से कॉफ़ी बनाई, तेज़, बिना चीनी के, उस स्वाद के साथ जो गले में चुभता है और आपको याद दिलाता है कि आप जिंदा हैं। मैं अपने छोटे से गुप्त अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठ गया, वो जगह जिसे मैंने ऐसे दिनों के लिए चुपचाप तैयार किया था। और मैं देखता रहा कि प्रयागराज शहर अपनी दूर की आवाज़ों, धीरे धीरे बुझती अपनी रोशनियों और भोर की उस ताज़ी हवा के साथ कैसे जागना शुरू कर रहा है, जो कहती है, हरिप्रसाद, आज भी तुम्हें आगे बढ़ना है। मैंने विशाल के बारे में सोचा। मैंने उसके चेहरे के बारे में सोचा जब उसने वो कागज़ मेरे बनाए हुए घर के आंगन में मेरे बक्सों के ऊपर रखा था। मैंने उस तरीके के बारे में सोचा जिससे उसने उन शब्दों को कहा था, अब मेरे ससुराल वाले यहां रहते हैं, तुम कोई और घर ढूंढ लो। जैसे मैं कोई नहीं था,
जैसे उस छत के नीचे उसने जो कुछ भी जिया था वो एक कल्पना थी, एक चुका हुआ कर्ज था। और वहीं कॉफी हाथ में लिए मैं समझा कि परेशानी सिर्फ निकाले जाने की नहीं थी। जो सच में दुख दे रहा था वो भुला दिया जाना था, पर मैं उस दुख में नहीं डूबने वाला था। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे। जब मेरी पत्नी माधुरी नहीं रही तब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और शांति से कड़ी मेहनत से अपनी दुनिया फिर से बनाई। इस बार भी ऐसा ही था। ये बदले की भावना नहीं थी जो मुझे चला रही थी, ये न्याय की चाह थी। और मेरे जैसा आदमी न्याय के लिए चिल्लाता नहीं, उसे बस यह याद रखने की जरूरत है कि वह कौन है और उसी हिसाब से काम करे। मैंने घर की असली रजिस्ट्री वाला कागजों का बंडल उठाया। उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हूं। मेरे दस्तखत वहीं थे, पहले की तरह मजबूत। कोई और कागज नहीं जुड़ा था, न कोई अधिकार पत्र, न ही किसी को अधिकार दिया गया था। घर पूरी तरह से मेरा था। विशाल को कभी पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बरसों तक मैंने उसे यह मानने दिया था कि एक दिन मैं यह घर उसके नाम कर दूंगा। वह मुझसे कहता था, अब इसे मेरे नाम कर दो पिताजी, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरी आत्मा ने कभी झूठ नहीं बोला और उसी वजह से मेरे पास अब भी समय था। मैंने रामलाल को बुलाया। वह मेरा पुराना दोस्त था जो रिटायर होने के बाद प्रॉपर्टी एजेंट बन गया था। वह जमीन की कीमत जानता था, इलाके से पूरी तरह वाकिफ था और सबसे अहम बात, वह मेरी पूरी कहानी जानता था। जब मैंने उसे बताया कि क्या हुआ, उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस कहा, मुझे 3 दिन दो, और फोन रख दिया। इतना आसान। मैंने कागजात संभाले, अपना चेहरा धोया और बाहर टहलने निकल पड़ा। मैं पुराने घर के सामने से गली के कोने से गुजरा, किसी को भी दिखे बिना। विशाल के ससुर की गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी। तार पर ऐसे कपड़े सूख रहे थे जो मेरे नहीं थे, और बगीचे में ऐसे फूल लगे थे जहां पहले सिर्फ मिट्टी होती थी। मुझे दुख हुआ, हाँ, लेकिन इससे मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वह अब मेरा घर नहीं था, कम से कम रहने के लिए नहीं, पर कागजों में वह अब भी मेरा था, और इतना ही काफी था। दिन गुजरे, रामलाल ने अपना वादा पूरा किया। उसने मुझे मंगलवार की सुबह फोन किया। 2 ग्राहक हैं, एक नकद भुगतान करने को तैयार है। मैंने उससे कहा कि वह जल्दी करे, बिना किसी शोर शराबे के सौदा पक्का करे। मैं जहां जरूरत होगी दस्तखत करूंगा। मैं कोई मुलाकात या भागदौड़ नहीं चाहता था। मैं बस सब कुछ निपटाना चाहता था, जैसा कि मैं अपनी जिंदगी में हर काम करता आया हूं। मैं वकील के पास गया, कागजात पर मजबूती से दस्तखत किए, बिना किसी हिचकिचाहट के। बाहर निकलते हुए रामलाल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं विशाल को बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि नहीं, उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, जिसने मुझे पहले ही पराया मान लिया था। उसने अपनी चाल चली। अब मेरी बारी थी। रामलाल ने मुझे उस शांत सम्मान से देखा जो सिर्फ उन पुरुषों के लिए होता है जो बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेते हैं। उसने मुझे बिक्री के अनुबंध की एक कॉपी दी और मुझे शुभकामनाएं दी। मैं अपने प्रयागराज वाले किराए के कमरे में लौटा, दस्तावेजों को चाबी से बंद करके रख दिया। मैंने एक बियर खोली, जो मेरे लिए अजीब बात थी, लेकिन उस शाम यह सही लगा, और इमारत की छत पर बैठ गया आसमान को लाल होते देखने। मैंने माधुरी के बारे में सोचा कि अगर वह यहां होती तो मुझे कैसे देखती, बिना किसी गुस्से के, उसी कोमलता और दृढ़ता के साथ जो उसमें हमेशा से थी। और फिर जैसे मैंने उसे सुना, मैंने खुद को जवाब दिया, तुमने अच्छा किया हरिप्रसाद। तुम परेशान नहीं हुए, तुमने गिड़गिड़ाया नहीं, तुमने बस अपना सम्मान बचाया। अगले दिन विशाल ने मुझे फोन किया। मुझे अलग किए जाने के बाद यह पहली बार था। मैंने जवाब नहीं दिया। बाद में मुझे 3 संदेश मिले। पिताजी, आपने घर देखा? क्या हो रहा है? कृपया जवाब दें। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं फिर से खिड़की के पास बैठ गया और वहीं शहर में फिर से बत्तियां जलने लगी थीं। मैंने समझा कि कभी कभी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार होती है। उस रात मैं चैन से सोया, खुश नहीं, पूरी तरह से शांत नहीं, लेकिन दृढ़ था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक संपत्ति से ज्यादा कुछ हासिल किया था। मैंने अपनी जगह वापस पाई थी, और मेरी जगह, बेटे, किसी घर में नहीं है। वह उस व्यक्ति की गरिमा में है जो खुद को झुकने की इजाजत नहीं देता। उसी दिन जब विशाल ने मुझे वे संदेश भेजे, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और टहलने निकल पड़ा। प्रयागराज में बाजार का दिन था। गर्मागर्म रोटियों की खुशबू, हवा में मिर्च की महक और ताज़ा पनीर ने मुझे माधुरी की याद दिला दी, जो शनिवार की सुबह फूल खरीदा करती थी। मैं रामलाल काका के ठेले के पास से गुजरा। एक सज्जन जो हमेशा हरी मिर्च और नींबू बेचते थे। उन्होंने मुझे पहचाना, अपनी पगड़ी उतारी और कहा, काफी समय से नहीं देखा था हरिप्रसाद जी, परिवार कैसा है? मैंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, बस चल रहा है,
क्योंकि हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। उस पल मुझे कुछ समझ में आया। दुनिया घूमती रहती है, यहां तक कि अपने ही परिवार से मिली निराशा के बाद भी, और यह दुखदाई होता है, लेकिन यह आजाद भी करता है। क्योंकि जब कोई समझता है कि उसे अब जब आपको किसी को खुश करने या खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं होती, तो भीतर कुछ सीधा हो जाता है। मैं कमरे में लौट आया और अपना मोबाइल चालू किया। और भी कई संदेश थे। कुछ विशाल के थे, कुछ उसकी पत्नी के, जिसने कभी भी मेरे लिए अपनी नाराजगी नहीं छिपाई थी। उसने लिखा था, जो तुमने किया वह बहुत कठोर है। अब हमारे दोनों बुजुर्गों के पास रहने की जगह नहीं है। वह अपने माता पिता के बारे में बात कर रही थी, जो मेरे घर में ऐसे आ गए थे जैसे कोई होटल हो। मैं हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि देखो, मुझे बताया गया था कि मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं है और अब स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने व्हिस्की की एक पुरानी बोतल खोली जो मैंने सालों से सहेज कर रखी थी, अपने 70वें जन्मदिन के बाद से, जब घर में अभी भी मेरा सम्मान था। मैं बालकनी में बैठ गया, एक घूंट लिया और विशाल के लिए मैंने जो कुछ भी किया था वह सब याद करने लगा। मैंने कैसे अपना ट्रक बेचा ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। मैंने अपने हाथों से घर की मरम्मत कैसे की ताकि वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रह सके। और अंत में मुझे जो इनाम मिला वह मेरी यादों के ढेर पर फेंकी गई एक चिट्ठी थी। ऐसे पलों में इंसान ये समझता है कि पिता का प्यार हमेशा कृतज्ञता की गारंटी नहीं देता, और परिवार कभी कभी सिर्फ कागज पर लिखा एक रिश्ता होता है। अगले दिन मैं अपने पुराने घर के सामने वाली पटरी से गुजरा। वह पूरी तरह खाली थी। कोई बत्ती नहीं जल रही थी, कोई पर्दा नहीं था, प्रवेश द्वार पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी। बस एक अजीब सी खामोशी थी। वे पहले ही जान गए थे, उन्हें सच का पता चल गया था। और मुझे कोई विशेष खुशी नहीं हुई, लेकिन मैंने न्याय महसूस किया, क्योंकि अंदर से मैंने कभी बदला नहीं चाहा था। मैं जो चाहता था वह सिर्फ यह दिखाना था कि मैं अभी भी जिंदा हूं, कि मेरा अभी भी एक नाम है, कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूं। मंगलवार को विशाल मेरे घर की दहलीज पर आ पहुंचा। चौकीदार ने मुझे बुलाया। आपका बेटा नीचे है, क्या उसे ऊपर भेज दूं? मैंने एक गहरी सांस ली। हाँ कहा, क्योंकि रिश्ता तोड़ना एक बात है और मुश्किलों से भागना बिल्कुल अलग। और मैं कभी भागा नहीं था। जब दरवाज़ा खुला तो वह ऐसी सूरत के साथ अंदर आया जो मैंने अरसे से नहीं देखी थी। वह अब न तो अहंकारी था और न ही घमंडी। उसके चेहरे पर एक ऐसे बच्चे का भाव था जो गिर गया हो। उसने ज़मीन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और बहुत धीरे से बोला, पिताजी कृपया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं चुप रहा। वह आगे बोला, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन बिना बताए घर ऐसे बेच देना बहुत कठिन था। और तब आखिरकार मैं बोला, कठिन था यात्रा से लौटकर अपना सामान आंगन में पड़ा पाना। कठिन था वह चिट्ठी पढ़ना। कठिन था यह जानना कि मेरी जगह तुम्हारी पत्नी के माँ बाप को दे दी गई थी, जैसे मैं कोई पुराना फर्नीचर हूं। यह बहुत कठिन था विशाल, और तुमने मुझसे माफी तक नहीं मांगी। तुम तो हंसे थे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ उठाया और उसे रोक दिया। मैं लड़ने या तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आया हूं। वह तुम दोनों के लिए पहले ही कर चुके हो। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तुम्हें कुछ बातें सुनने की जरूरत है। तुमने सिर्फ एक घर नहीं खोया, तुमने उस पिता का सम्मान खो दिया जिसने तुम्हें सब कुछ दिया था। वह सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गया और फिर टूटी हुई आवाज में बोला, मैंने सोचा था कि यह घर मेरा ही था, कि आपने मुझे वह दे दिया था। और तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने पूछा। तुम क्यों चाहते थे ऐसा? क्योंकि यह ज्यादा आसान था। क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि एक बुजुर्ग को अब छत की जरूरत नहीं है। वह पूरी तरह चुप रहा। हमारी मुलाकात 20 मिनट तक चली। उसने मुझे फिर से सोचने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे बहुत अफसोस है कि ससुराल वाले अब अपनी साली के साथ रह रहे थे, कि उसकी पत्नी बहुत नाराज थी, कि उसे अब नहीं पता कि क्या करना है। मैंने बस उससे कहा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें अपने हाथों से कुछ बनाना सीखना होगा, जैसे मैंने किया था। और जब तुम यह कर लोगे, शायद तुम उस चीज का सही मूल समझोगे जो तुमने फेंक दी। वह सिर झुकाए चला गया, बिना किसी जवाब के, बिना गले लगे। उस रात मैं चैन से सोया। खुश नहीं था, पूरी तरह से शांत भी नहीं था, लेकिन हाँ, अंदर से मैं मजबूत था, क्योंकि मैंने कुछ भी नष्ट नहीं किया था। बस वह वापस पाया था जो मेरा था। और मेरे अंदर से यह मेरी सच्ची आज़ादी की तरफ पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। 1 हफ्ता बीत गया। विशाल की कोई खबर नहीं आई, कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं, यहां तक कि मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक भी नहीं आई, जैसे कि वह बस ऐसे ही चला गया हो। लेकिन मुझे पता था कि वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। वह ऐसे ही है, सब कुछ नियंत्रित करने का आदी, हुक्म चलाने का,
दुनिया का मालिक होने का दिखावा करने का। जब जमीन उसके पैरों तले से खिसक जाती है तो वह चुप हो जाता है, विनम्रता से नहीं बल्कि अपने आहत गौरव से। मैं दूसरी तरफ शांत था, खुश नहीं, कोई जश्न नहीं मना रहा था, बस शांत था। मैंने अपना दांव चल दिया था। मैंने वह वापस ले लिया था जो मेरा था। मैंने अपने बेटे को और शायद खुद को भी दिखा दिया था। मुझे अब भी मेरी अहमियत महसूस होती है, यह कि मेरी अपनी जिंदगी पर मेरा हक अब भी कायम है। मैं अपने बुढ़ापे के दिन उस घर के एक कोने में सिमट कर नहीं गुजारने वाला था जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, जहां मेरे आसपास लोग ऐसे चलते जैसे मैं उन पर कोई बोझ हूं। उस शुक्रवार को मैं उस पुरानी मिठाई की दुकान पर गया जहां मैं माधुरी के साथ अक्सर जलेबी और बालूशाही खरीदने जाया करता था। काउंटर पर बैठी वह युवती जो मुझे 15 साल की उम्र से हरिप्रसाद काका कहकर पुकारती थी, उसने मुझे एक ताज़ी मिठाई मुफ्त में दी। मैंने सुना है कि आपके घर में कुछ बदलाव हुए हैं, उसने कहा, बिना कोई फालतू सवाल पूछे। मैंने बस अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। हाँ, कभी कभी जिंदगी में नए मोड़ आ जाते हैं। मैंने उससे यह नहीं पूछा कि उसे खबर कैसे मिली। प्रयागराज जैसे छोटे कस्बों में खबरें हवा से भी तेज दौड़ती हैं। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया, मीठी रोटी ली और उसे धन्यवाद कहा। बाहर निकलते हुए मैंने रामलाल को देखा। वह मेरे राजमिस्त्री के दिनों का एक पुराना साथी था। उसने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई। इन दिनों तो तुम सीधे चल रहे हो बुजुर्ग, उसने आधी मुस्कान के साथ मजाक किया। क्या किया, गद्दा बदला या जिंदगी की चाल? मैं हंस पद्धा। शायद दोनों, मैंने जवाब दिया। यह सब अजीब था, लगभग अवास्तविक सा। कैसे अपने घर से बेदखल होने ने मुझे अपनी खोई हुई हिम्मत वापस दिला दी थी, और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं। मेरा मतलब था वह हिम्मत जो याददाश्त, निर्णय और स्वाभिमान से बनी होती है। पर अंदर ही अंदर इस नई मिली शांति में भी एक दर्द था। वह अब भी मेरा बेटा था। यह सच कभी नहीं बदलने वाला था। कोई बदला, कोई सीख, कोई खामोशी इसे मिटा नहीं सकती थी। और यह जानकर सबसे ज्यादा दुख हुआ कि यह दर्द किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं दिया था। यह मेरे अपने से आया था, मेरे ही हाथों से, मेरे ही खून से, मेरी ही उम्मीदों से। मुझे यह सोचकर हैरानी हुई कि क्या उसे अब पछतावा इसलिए था क्योंकि उसने मेरा मूल्य समझा था, या सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ कीमती खो दिया था। और मैं अभी इसका जवाब जानना नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरी घंटी बजाई। वह मेरी भतीजी प्रिया थी, मेरे दिवंगत भाई अमित की बेटी। वह एक प्लास्टिक के थैले में मिठाई लिए खद्दी थी और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं ताऊजी, उसने पूछा। बेशक, आ जाओ, मैंने कहा, एक तरफ हटते हुए। वह बैठ गई, मिठाइयों को मेज पर रखा और थोड़ी हिचकिचाई। फिर उसने साफ साफ कहा, विशाल चाचा हमारे घर आए थे। वह रो रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ था। मेरे पिताजी शायद मुझ पर गुस्सा होंगे ये कहने के लिए, पर मुझे लगता है कि उन्हें आपकी जरूरत है। मैं कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर मैंने पूछा, क्या उसने तुम्हें सब कुछ बताया? उसने सिर हिलाया। काफी कुछ। उसे पता है कि उसने हद पार कर दी थी। वह कहता है कि उसने अपनी पत्नी के दबाव में, विशाल के ससुर रमेश चंद्र के दबाव में और इस सोच के दबाव में ऐसा किया कि आपको अब घर की जरूरत नहीं होगी। मैंने धीरे से उसे बीच में टोका। तो सच बोलने से ज्यादा आसान है बाप को घर से निकालना। प्रिया ने अपनी नजरें झुका लीं। वह सही नहीं है ताऊजी, पर वह टूट गया है। मैं खड़ा हुआ, खिड़की तक गया और बाहर के नजारे को देखने लगा। वही छतें जो मैं अपने घर के आंगन से देखता था, उस घर से जो अब मेरा नहीं था। वह टूटा हुआ है, हाँ, मैंने कहा, पर आज नहीं। वह तो उसी पल टूट गया था जब उसे लगा मैं बेकार हो गया हूं। वह खद्दी हुई और बोली, मैं जानती हूं, पर शायद अब वह सुनने को तैयार है। मैंने एक बार फिर सिर हिलाया। उसने मटकी और मिठाई रखी और चुपचाप चली गई। उस रात मैं ज्यादा नहीं सोया। मैं यही सोचता रहा कि कैसे विशाल बचपन में मेरा हाथ पकड़ता था, कैसे वह गेट तक भागता था जब मैं काम से लौटता था और मांस पान का पैकेट लाता था, कैसे वह रोया था जब मैंने उसे पहली बार स्कूल छोड़ा था। वह लड़का, उसे मैंने सालों से नहीं देखा था। मुझे बदला नहीं चाहिए था, कभी नहीं। मैं तो बस उसे एक चेतावनी देना चाहता था, खुद को और हर उस इंसान को जो पिता शब्द का मतलब भूल गया था। अगली सुबह मैं उस मंदिर की तरफ गया जहां माधुरी और मैंने अपनी 40वीं सालगिरह पर फिर से शादी का आशीर्वाद लिया था। मैं सबसे आखिरी बेंच पर बैठा। मैंने उसके बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की। मैंने बस ये कहा कि कड़वाहट को दीवार न बनने दे जहां जगह होनी चाहिए। मैं निकलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। बाबूजी, वह विशाल था। वह थका हुआ लग रहा था।
उसके बाल बिखरे हुए थे, कमीज में सिलवटें थीं, आंखें सूजी हुई थीं। वह धीरे धीरे आया और मेरे बगल में बैठ गया। हम दोनों 1 मिनट तक नहीं बोले। फिर उसने कहा, मैं घर मांगने नहीं आया। मुझे पता है वह चला गया। मुझे पता है वह आपका था, हमेशा से। मैं बस यह देखने आया हूं कि क्या आपके दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है। मैंने उसे देखा, सच में देखा, और कहा, वह तो इस बात पर निर्भर करता है। वह नहीं डरा। उसने सिर हिलाया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा बाबूजी, उसने कहा, और शायद यह आपकी गलती है। आपने मुझे मजबूत, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी बनाया, पर शायद मैंने महत्वाकांक्षा को मालिकाना हक समझ लिया। मैंने धीरे से जवाब दिया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला था कि तुम मेरे या मेरी छत या मेरी चुप्पी के मालिक बन जाओगे। हरिप्रसाद ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, विशाल ने फुसफुसाया, और मुझे अफसोस है, सिर्फ उस चीज के लिए नहीं जो मैंने किया, बल्कि उन सभी बार के लिए जब मैंने तुम्हें देखने की बजाय नजरअंदाज किया। वह खड़ा हुआ, बेंच पर एक पुरानी तस्वीर रखी, हरिप्रसाद, विशाल और माधुरी की, और बोला, मैं अब से हर रविवार सुबह रामलाल के पार्क में मिलूंगा। मैं फव्वारे के पास वाली बेंच पर बैठूंगा। अगर एक दिन आपको बात करने का मन हो तो मैं वहीं मिलूंगा। वह बिना मुड़े चला गया। हरिप्रसाद काफी देर तक मंदिर में बैठे रहे। उन्हें क्रोध महसूस हो रहा था। उनका निश्चय बदल गया था, भूला नहीं था पर बदल गया था। अगले रविवार वे जल्दी उठ गए। शरीर की अपनी अलार्म होती है जब आत्मा भारी होती है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे विशाल को देखने का सोच रहे थे। उन्होंने अभी तक तय नहीं किया था, पर उन्हें चलना था। सुबह की ताज़ी हवा लेनी थी। यह याद करना था कि वे यह सब होने से पहले कौन थे। उन्होंने अपनी कॉफी तेज और कड़वी बनाई, जैसे उन्हें पसंद थी, और प्रयागराज में अपने छिपे हुए अपार्टमेंट की छोटी बालकनी में बैठ गए। वहां से वे शहर को जागते हुए देख रहे थे। दूर के हॉर्न, बेकरियों से आती ताज़ी रोटी की खुशबू, एक माँ का खिड़की से अपने बेटे को जल्दी करने के लिए चिल्लाना। बाहर इतनी जिंदगी, और हरिप्रसाद अंदर ही अंदर खुद के टुकड़े समेट रहे थे। वे वहां लगभग 20 मिनट तक बैठे रहे। फिर वे उठे, सफेद लिनन की कमीज पहनी, एक साधारण पगड़ी लगाई और बिना किसी मंजिल के निकल गए। बस चलते रहे। सूरज पहले ही गर्मा रहा था जब बिना ध्यान दिए उनके कदम उन्हें रामलाल के पार्क तक ले गए, और विशाल वहीं बेंच पर बैठा था, जैसा उसने कहा था, बस खाली जगह को देख रहा था। हरिप्रसाद के गले में गांठ पड़ गई। वे मानते हैं, क्योंकि भले ही वे सही थे, अपने बेटे को ऐसे देखना आसान नहीं था। मायूस, नाजुक, खुद से हारा हुआ, वे सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर देखते रहे। विशाल अपनी उंगलियां हिला रहा था जैसे घबराया हुआ हो। वह चारों तरफ देखता, फिर जमीन पर। वह कभी कभी आंखें बंद करता, जैसे कोई बिना आवाज के प्रार्थना कर रहा हो। हरिप्रसाद वहीं खड़े खुद से लड़ रहे थे। उनका एक हिस्सा चाहता था कि वे पार जाएं, उसके बगल में बैठें और कहें, चलो फिर से शुरू करते हैं, पर ठीक है। पर दूसरा हिस्सा, वे कागज, उनके सामान को बगीचे में, विशाल की हंसी, उन्हें बेघर कहते हुए नहीं भूल सकते थे। वे पार नहीं गए। वे मुड़े और धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस चले। और उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी चुप्पी जरूरी होती है। कभी कभी दर्द को शांत होने की जरूरत होती है, जैसे धूल तूफान के बाद शांत होती है। सोमवार को वे माधुरी की कब्र पर गए। वे नए फूल ले गए और संगमरमर को उस कपड़े से साफ किया जो वे हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। वे उसके बगल में बैठ गए और उससे बात की, जैसे वे अक्सर करते हैं। उन्होंने उसे सब बताया, उस नोट से लेकर मंदिर में उस पल तक, पार्क की बेंच तक। और उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, माधुरी, क्या मैं ज्यादा सख्त हो रहा हूं? पर हवा ने बस पेड़ों की पत्तियों को हिलाया। कोई जवाब नहीं था, पर उन्हें एक छोटी सी शांति महसूस हुई, एक राहत जो उन्हें काफी थी, जैसे वह कह रही हो, अपनी राह पर चलते रहो। और उन्होंने वही किया। उन्होंने अपनी जिंदगी जारी रखी। वे बाजार गए, उन्होंने चौराहे पर अपना अखबार पढ़ा, उन्होंने पुराने दोस्तों से अपनी दुकान में बातें की। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर हरिप्रसाद में कुछ बदल गया था, और उन्हें पता था कि विशाल में भी। 2 हफ्ते बीत गए, और एक शनिवार की सुबह उन्हें अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक बिना पते का लिफाफा मिला। अंदर विशाल का बचपन का एक पुराना चित्र था। उस पर लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे पापा के लिए। उन्हें याद आया, ये सालों तक उनके कमरे की दीवार पर लगा रहा था। उसने हम दोनों को एक पतंग के साथ बनाया था, हरिप्रसाद पगड़ी में, और वह उनका हाथ पकड़े हुए। यह बचकाना, मासूम था, पर इसने उन्हें वहां छुआ जहां उन्हें लगा था कि अब दर्द नहीं होता। वे उस कागज को हाथों में लिए कुर्सी पर बैठ गए और रोए, न तो गुस्से से न ही दया से। वे उस बच्चे की याद में रोए जो उनका बेटा कभी था, उस समय के लिए जब वह उन्हें गर्व से देखता था,
जब उनकी मौजूदगी ही उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए काफ़ी थी। वह बच्चा कब खो गया? अपने रास्ते के किस मोड़ पर वह ऐसा आदमी बन गया जिसने उन्हें उनके पैतृक घर से निकाल दिया? अगले दिन वे फिर रामलाल के पार्क गए। वह बेंच अभी भी खाली थी। वे बैठ गए, पर ज्यादा देर नहीं। उन्होंने लगभग 10 मिनट इंतजार किया और जब वे उठने ही वाले थे तो उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। यह विशाल था। वह धीरे धीरे आ रहा था, जैसे उसे डर हो कि वे वहां नहीं मिलूंगा। हरिप्रसाद को देखकर वह एक सेकंड के लिए रुका। फिर वह उनकी ओर चला और सिर्फ इतना कहा, आने के लिए धन्यवाद। वे साथ साथ बैठे, बिना एक दूसरे को देखे, बिना किसी जल्दी से। थोड़ी देर बाद उसने कहा, माँ होती तो हमें यहां देखकर कितना खुश होती। मैंने धीमे से सिर हिलाया। वह कभी नहीं चाहती कि बात इतनी बिगड़ती, उसने जोड़ा। और मैंने जवाब दिया, मुझे पता है, पर उन्होंने तुम्हें माफी मांगना भी तो सिखाया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो मुझे यह करने दीजिए, पर पूरी ईमानदारी से। वह मेरी ओर मुड़ा। पापा, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने लालच को अपनी आंखों पर पर्दा डालने दिया, आपकी जगह दूसरों को चुना, आपके मेरे लिए किए गए हर काम को भुला दिया। यह सोचा कि बुढ़ापे की वजह से अब आप मायने नहीं रखते। मैं जिद्दी था, घमंडी था, और मैं समझता हूं अगर आप मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहते, पर मुझे यह कहना बहुत जरूरी था। मुझे जवाब देने में समय लगा, संदेह की वजह से नहीं, बल्कि उस दर्द के प्रति सम्मान के लिए जो वह अभी भी महसूस कर रहा था। और तब मैंने उससे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है विशाल, बहुत बड़ी। पर अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो, धैर्य और सम्मान के साथ सब फिर से बनाना चाहते हो, तो शायद हम दोनों के बीच अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है। उसने सिर हिलाया, और उस पल, एक पल के लिए, मैंने उस बच्चे को देखा जिसकी आंखों में चमक थी, विनम्रता थी और सच्चा पछतावा था। हमने हाथ मिलाकर विदा ली, बिना किसी वादे के, बिना किसी तारीख तय किए, पर हम दोनों के बीच कुछ नया महसूस हुआ, एक संभावना। घर लौटते समय मैंने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, इसीलिए नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया था, बल्कि इसीलिए कि मैं एक बात समझ गया था। बात घर वापस पाने की नहीं थी, बात अपनी आवाज, अपनी गरिमा और शायद किस्मत से अपने बेटे को वापस पाने की थी। पार्क की बेंच पर हुई उस बातचीत से विशाल ने जो किया वह मिटा नहीं, पर इसने मुझे पहले से ज्यादा कठोर भी नहीं बनाया। मैं अभी भी उन चीजों की तस्वीर के साथ सोता था जो हवा के रहमोक्रम पर बगीचे में बिखरी पड़ी थीं, जैसे उस घर में मेरा इतिहास किसी पुराने कागज की तरह फेंक दिया गया हो। अभी भी दर्द होता था। यह एक ऐसे कांटे की तरह चुभता था जिसे कोई नहीं देखता, पर जो हर बार हिलने पर परेशान करता है। पर मैं इतना जी चुका था कि यह समझ सकूं कि जीवन की महत्वपूर्ण बातें एक माफी और हाथ मिलाने से हल नहीं होती। उन्हें समय, कर्म और खामोशी की भी जरूरत होती है। अगले दिनों में विशाल न तो आया और न ही फोन किया, पर मुझे यह उम्मीद भी नहीं थी कि उसका घमंड एक दिन में खत्म हो जाएगा। जो मुझे उम्मीद नहीं थी वह था जो उसके बाद हुआ। बुधवार को मुझे एक हाथ से लिखा हुआ खत मिला, एक बिना पते का लिफाफा, पर वह लिखावट मैं 100 साल बाद भी पहचान लेता। ये उसी की थी। मैंने उसे आराम से खोला और जो पढ़ा उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। पापा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा है। सिर्फ मैंने जो किया उसके बारे में नहीं, बल्कि आप मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते थे। मुझे वे सभी बार याद आईं जब आप मुझे साइकिल पर स्कूल ले जाते थे, काम से थके होने के बावजूद। वे बार जब आप ठीक से नहीं खाते थे ताकि मेरे पास थाली में कुछ हो, और मैंने वह सब फेंक दिया जैसे उसका कोई मोल ही ना हो। मैं आपको यह नहीं लिख रहा हूं कि सब पहले जैसा हो जाए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप जानें कि मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, और यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं आपका थोड़ा सा विश्वास भी वापस पाना चाहता हूं। पार्क आने के लिए धन्यवाद। वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। विशाल। मैंने उसे धीरे से पढ़ा, फिर उसे दोबारा पढ़ा। मैंने उसे अपनी कमीज की जेब में रखा और टहलने निकल गया। मैंने जवाब नहीं दिया, उस दिन नहीं। मैंने खत को माधुरी के साथ मेरी तस्वीर के बगल में रात की मेज पर रखना पसंद किया, और मैंने उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, तुम क्या करती? शुक्रवार को इंटरकॉम बजा। चौकीदार कह रहा था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं नीचे गया। वह विशाल की पत्नी मीनाक्षी थी। हम कभी करीब नहीं थे, पर हमें कोई समस्या भी नहीं थी। उसने मुझे शर्म और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से देखा। उसने मेरे गाल पर चूमा और कहा, मुझे आपसे मिलना था, क्या मैं ऊपर आ सकती हूं? मैंने सिर हिलाया। हम ऊपर गए। मैंने उसे कॉफी की पेशकश की। उसने स्वीकार कर लिया। हम रसोई में बैठे और वह सीधी बात पर आ गई। विशाल बदलने की कोशिश कर रहा है हरिप्रसाद जी, पर वह भ्रमित है। जो उसने किया उसे ठीक न कर पाने के डर से। मैं उससे कहती हूं कि माफी मांगना यह तो बस शुरुआत है, पर अगर आप खुद ही कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो यह भी किसी काम का नहीं है। उसने मुझे कोई जगह नहीं दी।
सरिता। उसने मुझे बेदखल कर दिया। उसे लगा कि वह उस घर को हथिया सकता है जहां उसकी मां का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां वह खुद पला बढ़ा। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक धोखा था। उसने नजरें झुका लीं, कॉफी को हिलाया। मुझे पता है, मैं उसका बचाव करने नहीं आई हूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूं। माधुरी चाहती थी कि आप अभी भी महत्वपूर्ण हैं। वह आपके बारे में बात करती है, लेकिन उसे पास आने का तरीका नहीं मालूम। और मैं भी इस परिवार को संभालने की कोशिश कर रही हूं, अपने और अपने बच्चों के लिए, और शायद आपके लिए भी। सरिता में साहस था, उसमें आत्मसम्मान की एक झलक थी। उसने पल भर के लिए मुझे माधुरी की याद दिला दी और मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं। विशाल को यह समझना होगा कि माफ करने का मतलब भूल जाना नहीं होता, और रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से, विनम्रता से, सम्मान से बनते हैं। उसने सिर हिलाया, अपनी कॉफी खत्म की, मुझे धन्यवाद दिया और चली गई। जब मैंने दरवाजा बंद किया तो मैं गलियारे में खड़ा देखता रहा। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन सरिता की मुलाकात ने मेरे भीतर एक हलचल पैदा कर दी थी, संदेह की, संभावनाओं की। अगले रविवार को मैं मंदिर गया, हमेशा की तरह पिछली पंक्ति में बैठ गया। पूजा के दौरान मैंने कुछ नहीं मांगा, बस खामोश रहा और अपने भीतर उस आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा जिसे मैं अभी तक व्यक्त नहीं कर पाया था। आखिर में मेरी मुलाकात पुजारी जी से हुई। वे मेरे पुराने दोस्त थे। उन्होंने मुझे मंदिर में हुए सुधारों, दान और बाल मंदिर के बच्चों के बारे में बताया, और बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा, और विशाल, सब कैसा चल रहा है? मुझे जवाब देने में कुछ पल लगे, लेकिन फिर मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पर शायद अब चीजें बदलने लगी हैं। उन्होंने उस शांति से मुस्कुराया जैसे किसी ने दुनिया के कई उतार चढ़ाव देखे हों। कभी कभी दूसरे को तब तक अकेले चलने देना पड़ता है जब तक उसे यह एहसास न हो जाए कि उसे वापस आने की जरूरत है। अगले सोमवार को मैंने उस घर के लेटर बॉक्स में एक लिफाफा डाला जो कभी मेरा था। अंदर विशाल ने मुझे जो चिट्ठी भेजी थी वह थी, और एक और कागज जिस पर मैंने बस एक वाक्य लिखा था, हम अभी भी चल रहे हैं, पर अब तुम्हें रास्ता पता है। अगले हफ्ते विशाल मेरे प्रयागराज वाले अपार्टमेंट के चौकीदार के पास आया। वह ऊपर नहीं आया, बस एक कागज का थैला छोड़ गया जिसमें 2 पांव, सरिता द्वारा बनाई गई घर की बनी जैम और एक नोट था जिस पर लिखा था, दिन की शुरुआत मीठे से करने के लिए, प्यार से, तुम्हारा बेटा। मैंने जवाब नहीं दिया, पर स्वीकार कर लिया। ये कई सालों में पहली बार था कि उसके किसी हाव भाव ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर किया, भले ही अंदर। मैं जानता था कि वह वास्तव में समय में वापस जाना चाहता था, पर समय वापस नहीं आता। जो वापस आती है वह सच्चाई है, और वह हमारे बीच अंकुरित होने लगी थी। अभी छोटी, नाजुक, शर्मीली, पर वह सच्ची थी। अभी बहुत कुछ बाकी था। अभी उसे अपने अमित और प्रिया से बात करनी थी। जो उसने किया था उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना था। अभी उसे वह शांति वापस करनी थी जो उसने मुझसे छीनी थी। पर अब कम से कम मैं जानता था कि वह अब इनकार में नहीं था, और यह तो उससे कहीं ज्यादा था, जितना बहुत से लोग हासिल कर पाते हैं। उस रात जब मैं रात का खाना खत्म कर रहा था, मैंने पांव पर जैम लगाया और धीरे से मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं, पर अगर पिता खुद को नहीं खोता तो शायद किसी दिन वे वापस आने का रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने हमेशा कहा कि माफ करना भूलने जैसा नहीं है, और माफ करने के लिए पहले एक वास्तविक बदलाव देखना जरूरी है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो मीठी बातों से झुक जाता है, पुराने कागज पर लिखी यादों से तो बिल्कुल नहीं। अगर विशाल वाकई मेरे साथ फिर से चलना चाहता था तो उसे यह साबित करना होगा, और साबित करना मेरे लिए कर्मों से होता है, बातों से नहीं। सरिता की मुलाकात ने मुझे छू लिया था। बेशक मैं पत्थर का नहीं हूं, पर मैं भोला भी नहीं हूं। अगर वह मेरे पास आई है तो इसका मतलब है कि उसमें अभी भी वह करने की हिम्मत नहीं थी जो उसे करना चाहिए था। वह संदेश भेज रहा था, पर मेरे सामने नहीं आ रहा था। उसमें स्वाभिमान की कमी थी, सच्चाई की कमी थी। उस हफ्ते मैंने उत्तर प्रदेश में एक पुराने दोस्त रामलाल मुनीम जी से मिलने जाने का फैसला किया। उन दिनों का एक साथी जब मैं अभी भी सुबह से शाम तक ट्रक चलाता था। मैंने सुबह सुबह बस पकड़ी और अपने साथ विशाल का पत्र ले गया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की राय सुनना चाहता था जो मेरी कहानी को बाहर से जानता था, बिना खून के रिश्ते के। मुनीम जी ने मुझे एक मजबूत गले लगाने और एक कड़क कॉफी से स्वागत किया। हम उनके आंगन में एक अंगूरों से लदी बेल के नीचे एक चारपाई पर बैठ गए और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बिना किसी लाख लपेट के उन्होंने हमेशा की तरह खामोशी से सुना। जब मैंने खत्म किया तो उन्होंने अपनी मुंह से माचिस की तीली निकाली, मेरी तरफ देखा और कहा, हरिप्रसाद, जो पिता के सम्मान को रौंदता है वह पवित्र भूमि को रौंदता है, पर अगर बेटा फिर से बीज बोना चाहता है
तो तुम्हें तय करना होगा कि तुम उसे बढ़ने दोगे या सब कुछ जड़ से उखाड़ दोगे। मैं खामोश रहा। वह वाक्य दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। अंदर से मैं जानता था कि विशाल में कुछ बदल गया था। छोटा, हाँ, पर बदल गया था। फिर भी उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही था। उसे परिवार की आंखों में देखकर अपनी कमजोरी को स्वीकार करना था। शुक्रवार की रात मैं अपने घर लौटा। प्रयागराज में अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचते ही मुझे दरवाजे के नीचे फिर एक लिफाफा मिला। इस बार उसके अंदर हमारी एक पुरानी तस्वीर थी। मैं उसे गोद में उठाए हुए था। वह मुश्किल से 3 साल का होगा। हम उस पैतृक घर के सामने खड़े थे जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने सब कुछ तोड़ दिया पिताजी, पर मैंने आपसे ही सीखा है कि हाथों से किया हुआ काम कड़ी मेहनत से फिर से बनाया जा सकता है। मैं बैठक की कुर्सी पर बैठ गया और उस तस्वीर को एकटक देखता रहा। ईंट, सीमेंट और पसीने से भरे वो दिन याद करना मुश्किल नहीं था। वो रविवार जब मैं दीवारें पूरी करने के लिए आराम तक नहीं करता था और माधुरी मुझे टिन के कप में ठंडा शरबत पिलाने आती थी। मैंने वो घर सिर्फ सामग्री से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति, अपने अनगिनत बलिदानों से बनाया था। यह देखकर कि उसे इस बात का एहसास था, यह कुछ तो था, पर शायद पर्याप्त नहीं। शनिवार की शाम को मुझे एक फोन आया। यह मेरा छोटा बेटा अमित था। पिताजी, विशाल ने कल सभी को दोपहर के भोजन पर बुलाया है। कहता है कि वह सबसे बात करना चाहता है। मीनाक्षी भी जोर दे रही है। क्या आप जाएंगे? मुझे कुछ क्षण सोचने में लगे। हाँ, मैं जाऊंगा। रविवार को मैंने अपनी सफ़ेद कमीज और गहरे रंग की पैंट पहनी। थोड़ा इत्र भी लगाया। यह दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए था। मैं उस घर तक गया जहां यह सब हुआ था, जहां से मुझे बेदखल किया गया था, जहां मेरी चीज़ें कचरे की तरह बाहर घास में फेंक दी गई थीं। जब मैं पहुंचा, दरवाज़ा खुला था। मीनाक्षी फाटक पर आई और एक हल्की मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। उसने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। मैं अंदर गया। मेज आंगन में लगा था। एक साधारण पर प्रेम से तैयार किया गया दोपहर का भोजन। विशाल घबराया हुआ था। यह साफ दिख रहा था कि वह कैसे बार बार गिलास ठीक कर रहा था और मुझसे नजरें चुरा रहा था। वहां अमित, उसकी पत्नी, मेरी दोनों बेटियां प्रिया और एक पोता भी था, जो सिर्फ ये देखने के लिए लखनऊ से आया था कि आखिर क्या हो रहा है। जब सब बैठ गए, विशाल खड़ा हुआ, एक घूंट भरा और बोलना शुरू किया। पिताजी, मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ जोर से और साफ कहना है। क्योंकि मैंने जो किया वह सिर्फ आपके खिलाफ नहीं था, वह हमारे पूरे इतिहास के खिलाफ था, जो यह घर दर्शाता है। सन्नाटा छाया हुआ था। हवा भारी महसूस हो रही थी। मैंने झूठ बोला। मैंने आपके मुंह पर विश्वास का नाजायज फायदा उठाया, और जब मुझे जो चाहिए था वह मिल गया तो मैंने आपको एक बोझ की तरह बाहर निकाल दिया। एक अजनबी के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता। और आप तो बिल्कुल नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे हर रोज शर्म आती है, लेकिन आज मैं आप सबके सामने हूं आपसे दिल से माफी मांगने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने घर के कागजात फिर से आपके नाम कर दिए हैं। ये रहा दस्तावेज। उसने एक लिफाफा निकाला और उसे मेरे सामने मेज पर रख दिया। मुझे अब और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए। मैंने बर्बाद किया उसे फिर से बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने लिफाफा लिया, उसे खोला। यह दस्तावेज था, मेरे नाम पर। सब कुछ सही था, हस्ताक्षरित, मुहरबंद, प्रमाणित। यह कोई दिखावा नहीं था, यह सच्ची कार्यवाही थी। मुझे बोलने में कुछ समय लगा। फिर मैंने ऊपर देखा और उसे देखा। उसकी आंखों में कोई घमंड या बनावटी शर्म नहीं थी। जो था वह सच था और उसे फर्जी नहीं बनाया जा सकता था। तुमने जो किया वह गंदा था, निर्दयी था, लेकिन आज बरसों में पहली बार मैं तुम्हें एक आदमी के रूप में देख रहा हूं। और एक आदमी का न्याय सिर्फ उसकी गलती से नहीं, बल्कि गलती के बाद वह क्या करता है उससे किया जाता है। उसने सिर झुकाया। मीनाक्षी चुपचाप रो रही थी। अमित को राहत मिली हुई लग रही थी। मेरी बेटियां आंसू रोक रही थीं और मैं सिर्फ गहरी सांस ली। मैं इस घर में फिर से नहीं रहूंगा। यह अब मेरा घर नहीं है, लेकिन तुमने मुझे शांति वापस दे दी है और यह किसी भी छत से ज्यादा कीमती है। हम सब चुप रहे। एक ऐसा सन्नाटा जो उन बातों से भरा था जो शब्दों में नहीं समा सकती थी। फिर विशाल पास आया और कई सालों में पहली बार मुझे गले लगा लिया। यह किसी सुलह का आलिंगन नहीं था, बल्कि एक बेटे का था जो समझता था कि उसने लगभग क्या खो दिया था। उस दिन कोई उपन्यास जैसी सुलह नहीं हुई, कोई हमेशा के लिए खुशियां नहीं मिली। सम्मान था, सच्चाई थी, और मेरे लिए वह पर्याप्त था। आंगन में उस दोपहर के भोजन के बाद मैंने कई हफ्तों तक विशाल को फिर से नहीं देखा। उसने मुझे घर के कागजात वापस कर दिए थे। हाँ,
और वह पूरे परिवार के सामने एक दृढ़ शब्दों वाले और स्पष्ट पश्चाताप वाले आदमी की तरह खड़ा हुआ था। लेकिन एक अकेली कार्यवाही वह सब कुछ नहीं मिटा सकती जो किया गया था। विश्वास एक बार टूट जाने पर एक ही हाव भाव से फिर से नहीं बनता। यह ईंट ईंट करके दिन ब दिन फिर से बनता है, बनाया जाता है। जैसे मैं कभी निर्माण स्थलों पर ईंटें लगाता था, यह पक्का करते हुए कि हर जोड़ मजबूत हो, नींव ठोस हो और कोई भी वजन उस इमारत को फिर से गिरा ना दे जिसे बनाने में खून पसीना बहाया था। मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहा। दोस्तों के साथ चौक में बैठकर तेज बिना चीनी की कॉफी पीता रहा। शनिवार को बाजार जाता और प्रयागराज में अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट की बालकनी में पौधों की देखभाल करता। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कहाँ रहता हूं। यह डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से था। वह जगह मेरा अपना ठिकाना था, मेरा सुकून। सिर्फ माधुरी को पता था, और वह जो हमेशा शांत और समझदार महिला रही थी, मेरे इस ठिकाने का वैसे ही सम्मान करती थी जैसे कोई मंदिर का सम्मान करता है। रविवार को मेरी बेटी प्रिया मुझे छोटे छोटे संदेश भेजती थी। सुप्रभात पिताजी, बस ये बताने के लिए कि हम आपको याद कर रहे हैं। कभी कभी विशाल भी कोशिश करता। पिताजी, क्या मैं किसी दिन आपसे मिलने आ सकता हूं? मैं संदेश पढ़ता, गहरी सांस लेता और उन्हें बिना जवाब दिए छोड़ देता। ऐसा नहीं था कि मैं माफ नहीं करना चाहता था, बल्कि मुझे अभी भी समझना था कि उस माफी की क्या कीमत होगी, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दी माफी देकर कोई बड़ी गलती कर सकता है। और एक पिता अपने कंधों पर सिर्फ माफी का नहीं बल्कि एक सही उदाहरण का बोझ भी लेकर चलता है। एक शाम बाजार से लौटते हुए मैंने कुछ अजीब देखा और अपने पैतृक घर के सामने रुक गया। एक छोटा सा ट्रक मेज कुर्सियां उतार रहा था। विशाल और उसकी पत्नी मीनाक्षी, उनके साथ विशाल के ससुर रमेश चंद्र भी थे। सभी मिलकर गैरेज में सामान जमा रहे थे। फिर अमित कुछ थैलों के साथ आया। मैं छिपा नहीं बल्कि सड़क पार कर गया। मैंने लोहे के फाटक पर आवाज दी। मीनाक्षी ने मुझे पहले देखा। उसने घबराई हुई मुस्कान के साथ फाटक खोला, जैसे उसे किसी गलत काम में रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। विशाल तुरंत सामने आ गया। पिताजी, आप आ गए, अच्छा हुआ, मैंने दृढ़ स्वर में पर बिना किसी कड़वाहट के कहा। मैं बस यह देखने आया हूं कि तुम लोग क्या गुल खिला रहे हो। हम इस घर को एक छोटा सामुदायिक केंद्र बना रहे हैं, उन बेघर लोगों और बुजुर्गों के लिए जिन्हें कुछ दिनों के लिए छत चाहिए। हम दोपहर का भोजन और चाय देंगे, और जो बात करना चाहेगा उसे कोई सुनने वाला मिल जाएगा। हमने इसका नाम हरिप्रसाद निवास रखा है। मैं एक पल के लिए चुप रहा, इसलिए नहीं कि मैं तुरंत भावुक हो गया, बल्कि इसलिए कि यह अप्रत्याशित था। मीनाक्षी पास आई। यह विचार मेरा था, पर विशाल तुरंत मान गया, और मैं सच कहती हूं, वह इसे मेरी उम्मीद से ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। विशाल ने कहा, यह वही तरीका है जिससे मैं उस चीज का कुछ हिस्सा चुका सकता हूं जो मैंने आपसे छीनी। मैंने उन दोनों को देखा, फिर मैंने घर को देखा। वही घर जहां मुझे अपमानित किया गया था, जहां मेरा सामान कचरे की तरह आंगन में फेंक दिया गया था, और अब वह उन लोगों के लिए एक आश्रय होगा जिनके पास उस दिन मुझसे भी कम था। मैंने शब्दों से जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया। सावधान रहना, मदद का वादा करके उसे पूरा न करना वादा न करने से ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। मुझे पता है पिताजी, विशाल ने कहा, पर इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। अगर मैं असफल हुआ तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने विदा ली और चला गया। मैं अंदर नहीं गया, न बैठा, न चाय पी, पर प्रयागराज में अपने कोने में लौटने के इस छोटे से रास्ते पर मैंने अपने कंधों पर थोड़ा कम भार महसूस किया। यह पूर्ण स्वीकृति नहीं थी, पर यह एक सीढ़ी थी, एक संकेत, एक चिंगारी। अगले हफ्ते मैंने रामलाल जैसे पड़ोसियों को उस हरिप्रसाद निवास के बारे में बातें करते सुना। बाजार में एक महिला ने मुझे बताया कि उसने वहां खाना खाया था और हॉल में बज रहे एक पुराने गीत को सुनकर वह रो पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मां गाया करती थी। जिन राजमिस्त्रियों के साथ मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया था, उनमें से एक रामसेवक ने मुझे ढूंढा और कहा, हरिप्रसाद, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आपके बेटे ने मुझे एक प्लेट खाना परोसा और मेरी कहानी सुनने के लिए बैठा भी। उसने मेरा सम्मान किया, हालांकि मैं सीमेंट की धूल से भरा हुआ था। मैं चुप रहा, पर अंदर कुछ हिल गया। रविवार को मुझे एक पत्र मिला, मोबाइल पर संदेश नहीं बल्कि हाथ से लिखा हुआ एक असली पत्र। वह विशाल का था। उसमें लिखा था, पिताजी, घर अब एक शांतिपूर्ण जगह है, पर मैं तभी जानूंगा कि मैं सच में बदल रहा हूं जब आप उस फाटक से एक मालिक की तरह प्रवेश करेंगे, न कि एक आगंतुक की तरह। जब तक ऐसा नहीं होता मैं कर्जदार रहूंगा। मैंने पत्र मेज पर रख दिया। माधुरी, जो मुझे दूर से देख रही थीं, उन्होंने पूछा, तो क्या हरिप्रसाद, तुम दरवाजा बंद रखोगे?
मैंने थकी हुई पर सच्ची नज़र से जवाब दिया। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, बस मुझे नहीं पता कि इसे सामने से खोलना चाहिए या पीछे के आंगन से। एक बार मैं मुख्य दरवाजे से अंदर गया था और मुझे आंगन में फेंक दिया गया था। वह कोमलता से मुस्कुराई और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गले लगा लिया। दरवाजे से, आंगन से या खिड़की से, किसी दिन तुम्हें अंदर जाना ही होगा बूढ़े। उस रात मैंने अपने बाबूजी का सपना देखा। वो हमारे पुराने पुश्तैनी घर के बाहर एक चारपाई पर बैठे थे, वही घर जहां मेरा बचपन बीता था। वो बीड़ी सुलगा रहे थे और आसमान की ओर निहार रहे थे। जब मैं उनके करीब पहुंचा, उन्होंने कहा, बेटे, इज्जत रखना अच्छी बात है, पर जब वो एक दीवार बन जाए तो अपनों से भी दूर कर देती है जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं पसीने से तरबतर होकर जागा, उठकर बालकनी में आया और ऊपर देखा। तारे साफ चमक रहे थे और उसी क्षण मैंने ठान लिया, इसलिए नहीं कि विशाल इसका हकदार था, बल्कि इसलिए कि मैं इस मन के बोझ से मुक्त होने का हकदार था। अगले दिन दोपहर के खाने से पहले मैंने अपनी पगड़ी बांधी, अपने सफ़ेद बालों को संवारा और निकल पड़ा। घर पर पहुंचा, दरवाज़ा खुला था। सड़क पर लोग खाने के इंतज़ार में खड़े थे। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े। सबकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें उम्मीद की चमक थी। विशाल वहां एक सादी कमीज और एप्रन पहने सूप परोस रहा था, जिस पर लिखा था, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ता। उसने मुझे देखा और थम गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं उसकी ओर बढ़ा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। उसने मुझे सूप परोसने के लिए एक बड़ा कलछी थमाया और उसी पल, बिना किसी बड़े भाषण के, बिना किसी की भीड़ के, बस सूप की महक और कतार की हल्की फुसफुसाहट के साथ कुछ नया बन गया। पूरी तरह से नहीं, सोने के धागों से नहीं, पर सीमेंट और चुप्पी से। मुझे नहीं पता कि यह उस दिन सूप परोसते हुए हुआ या कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर बहुत दिनों से पक रहा था, पर सच तो यह है कि वो गर्म भाप निकलती कलछी जो मैंने एक ऐसे आदमी को दी जिसने शर्म से मेरी आंखों में देखा भी नहीं, वो सिर्फ खाना नहीं था। यह एक ऐसा इशारा था जिसने मुझे बदल दिया। उनके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए, क्योंकि मैं समझ गया कि ज्यादा देर तक अहम को पकड़े रहना पुल नहीं बनाता, दीवारें खड़ी करता है। और हालांकि मुझे दूर जाने का कोई अफसोस नहीं था, मैं वहीं रुका भी नहीं रह सकता था। जैसे सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था जब मेरा सामान आंगन में फेंक दिया गया था। विशाल ने कुछ ऐसा किया था जिस पर मुझे उस वक्त तक विश्वास नहीं था। यह मुमकिन था। उसने मुझे कानों से नहीं, हाथों से सुना। उसने उस घर को उन लोगों के लिए खोल दिया था जिनके पास कुछ नहीं था, और अपना नाम भी दिया था, वही नाम जिसने एक दिन मुझे बाहर का रास्ता दिखाया था। अब भूखों की सेवा में था। उसका एक ऐसा वजन था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। मैंने बात नहीं की थी, नहीं, सच में मैंने सिर्फ सेवा की थी। मैंने उससे नजरें तो मिलाई थीं, लेकिन उस घाव को नहीं खोला था जो मेरे सीने में अब भी रिस रहा था। माधुरी ने मुझसे उसी सब्र से कहा जो सिर्फ उसी के पास था, हरिप्रसाद, सूप परोसना दिल खोलने जैसा नहीं है। तुम अभी भी सब कुछ अकेले ही निगल रहे हो। किसी दिन तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम्हें अंदर से क्या तोड़ गया। और वह सही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ मुझे बाहर निकालने का नहीं था, वह खामोश धोखा था। मेरे बेटे की चुप्पी उस दिन जब उसने मेरा सामान घर के बाहर पाया और एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुप्पी एक चीख थी, एक चीख जो अब भी मेरी आत्मा की दीवारों में गूंज रही थी। एक शाम मैंने उसे बुलाया। मैंने उससे पुराने पार्क में मिलने के लिए कहा, जहां बड़े बड़े पेड़ थे। मैं दीवारें, घर या लोगों से भरी मेज नहीं चाहता था। मैं सिर्फ खुला आसमान और ठोस जमीन चाहता था। वह वक्त पर पहुंचा। उसने एक सादी कमीज पहनी थी और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। हम एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। हवा सूखी पत्तियों को हिला रही थी और दूर बच्चे खेल रहे थे। आखिर में मैंने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और हम हर रविवार यहां आते थे? तुम मुझसे झूला झूलाने के लिए कहते थे, जब तक कि तुम्हारे पैरों में हंसी से दर्द न होने लगे। उसने सिर हिलाया। वह मुश्किल से मुस्कुराया। वह बच्चा। मैंने उसे अपने कंधों पर उठाया। मैंने उसे घड़ी पढ़ना सिखाया। मैंने उसे स्कूल के पहले दिन जूते पहनाए। मैं उसे काम पर ले गया ताकि वह देखे कि रोटी कैसे कमाई जाती है। मैंने उसे अपनी सामर्थ्य में आने वाली किसी भी चीज से इनकार नहीं किया, न समय से, न प्यार से, न प्रयास से। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि जो कहना था वह आसान नहीं था। इसलिए जिस दिन मैंने अपना सामान आंगन में देखा, मुझे सिर्फ यह महसूस नहीं हुआ कि तुमने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे लगा कि तुमने मेरी खाल खींच ली है। विशाल ने सिर झुका लिया। उसने दांत भींचे।
वह रो रहा था, लेकिन बिना सिसकियों के, ऐसे आंसू जो आवाज नहीं करते लेकिन ज्यादा दर्द देते हैं। यह सिर्फ दर्द नहीं था बेटा, यह अपमान था, और वह तुम्हारे बच्चों के सामने, तुम्हारे ससुराल वालों के सामने था। जैसे कि मैं एक परेशानी था, एक बोझ। यह मेरे लिए एक बड़ी बाधा थी। जैसे मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी रचा था, अब उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर मैंने हाथ उठा दिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं किसी की गलती तो माफ कर सकता हूं, पर झूठ के साथ जीना मेरे बस की बात नहीं। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला, तुमने कहा कि जगह कम पड़ रही है, और बाद में मुझे पता चला कि तुमने सारा इंतजाम विशाल के ससुराल वालों के रहने के लिए किया था। यह अचानक नहीं हुआ था, यह एक सोची समझी योजना थी। और बेटा, वह मेरे कलेजे में एक कटार की तरह चुभ गई। विशाल अब अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उसकी लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं। आप सच कहते हैं पिताजी, मैं डरपोक था। मैंने आपके साथ अन्याय किया और खुद को यह झूठ समझाया कि यह सब सही था। पर यह जगह की बात नहीं थी, यह शर्म की बात थी। मुझे आपको अपनी पुरानी आदतों, लंबी खामोशियों और सीधे सादे रीति रिवाजों के साथ वहां रखने में शर्म आती थी। मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मेरा एक आधुनिक, कामयाब और सभ्य परिवार है, और मुझे लगा कि आप इसमें फिट नहीं बैठते। मैं चुप था, क्योंकि यह सच सुनना एक और थप्पड़ खाने जैसा था, पर शायद यही ठीक होने का एकमात्र रास्ता भी था। और अब अगर मैं उस रसोई में आपके साथ फिर से गर्मागर्म कॉफी पी पाता, तो मैं अपनी पूरी दुनिया लुटा देता। सुबह 6 बजे आपको खबरों पर अपनी राय देते हुए सुन पाता, आपको पोते पोतियों की देखभाल करते हुए देख पाता, जबकि आप अपनी जवानी की वही पुरानी कहानियां सुनाते। मैंने गहरी सांस ली। हवा चलती रही। एक सूखी पत्ती मेरे जूते पर आ गिरी। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। यह मेरे स्वाभिमान की बात नहीं, बल्कि इसलिए कि वह घर अब मेरे दिल में नहीं बसता। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे दूर रहूंगा। उसने मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखा। तो आप मुझसे मिलने आएंगे? आप, आपके बच्चे, विशाल के ससुराल वाले मेरे इस छोटे से अपार्टमेंट में आएंगे। हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे, पर मेरी मेज पर, मेरे तौर तरीकों से। और यहीं हम उस रिश्ते को फिर से जोड़ेंगे जो टूट गया था, पर धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। विशाल ने सिर हिलाया। उसने मुझे कसकर गले लगाया। यह हताशा का नहीं, बल्कि सम्मान का आलिंगन था, जैसे कोई जानता हो कि वह किसी पवित्र चीज को छू रहा है। उस दिन से वे हर रविवार आने लगे, पहले झिझक के साथ, फिर ज्यादा खुले मन से। पोते पोतियां जमीन पर बैठकर मेरी कहानियां ऐसे सुनते जैसे वे कोई जादुई दास्तान हो। विशाल के ससुराल वाले मीठा लेकर आते, विशाल बर्तन धोता, माधुरी रसोई से गर्व भरी आंखों से यह सब देखती रहती। और इस तरह नई हंसी और पुरानी यादों के बीच मुझे महसूस होने लगा कि मेरी जगह कोई घर नहीं था, न कोई विरासत, न तस्वीरों से सजा कोई कमरा। मेरी जगह वह गहरा बंधन था जो भले ही कुछ समय के लिए टूट गया था, पर हमने उसे फिर से बुनना सीख लिया था। भले ही पहले जैसा ना हो, पर सच्चा। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि एक रविवार को जाते हुए विशाल ने मुझे देखा और कहा, धन्यवाद पिताजी, दरवाज़ा पूरी तरह बंद न करने के लिए, मेरा इंतज़ार करने के लिए, मुझे यह सिखाने के लिए कि कोई पिता कभी घर नहीं छोड़ता, भले ही उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। मैंने उसे सिर्फ इतना जवाब दिया, और तुम बेटे रहना नहीं छोड़ते, भले ही तुमने इसे कुछ वक़्त के लिए भुला दिया हो। वह आखिरी रविवार कुछ अलग ही था, न खाने की वजह से, न मेहमानों की वजह से, बल्कि उस खामोशी की वजह से जिससे विशाल मेज पर बैठा था। अब वह शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि गहन सोच विचार की खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो यह बताती है कि कोई बहुत अहम बात कही जाने वाली है। माधुरी ने तुरंत भांप लिया। उन्होंने मुझे अपनी उन झुकी हुई भौहों से देखा जो वह तब बनाती हैं जब वह आगे की बात पहले से समझ जाती है। मैंने चाय परोसी, और इससे पहले कि कोई रोजमर्रा की बात शुरू करता, विशाल ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि हम हर रविवार आते रहे हैं, कि बच्चे अब खुशी से कहते हैं चलो दादाजी के घर। मुझे पता है कि हम एक शांतिपूर्ण परिवार लगते हैं, पर कुछ कमी है, और मैं इसे आज सबके सामने कहना चाहता हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बोलने की जगह देते हुए सिर हिलाया। क्ला, जो वहीं बैठी थी, उसने अपनी नजरें झुका लीं। राहुल ने भी अपनी बाहें कसकर बांध लीं। मेरे पोते पोतियां, जो पहले से ज्यादा चौकस थे, अपने मोबाइल एक तरफ रख चुके थे। कुछ कमी है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको वह नहीं लौटाया जो आपने मुझे पूरी जिंदगी दिया पिताजी। आपका समय, आपकी इज्जत, आपका उदाहरण। मैं सिर्फ आपसे मिलने आकर आपके साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए इस हफ्ते मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया और घर के किसी भी अधिकार से कानूनी रूप से त्याग पत्र दे दिया। मैंने नोटरी के सामने दस्तखत किए।
अब यह संपत्ति आपके और माँ के नाम पर एक स्थानीय संस्था को दान कर दी गई है, ताकि यह उन बुजुर्गों के लिए एक सहारा बन सके जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया है। अब यह मेरा घर नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक जगह है जिन्होंने आपकी तरह उन लोगों द्वारा भुला दिए गए जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा देखभाल करनी चाहिए थी। क्ला की आंखों में आंसू थे। राहुल ने मुंह खोला पर कुछ नहीं कहा। माधुरी ने भावुक होकर अपने होंठों को ढक लिया। मैं उसे देर तक देखता रहा। वही विशाल जिसने मुझे एक दिन शर्मिंदा करके घर से निकाल दिया था, वही अब सम्मान की बातें कर रहा था। जिस बेटे ने मुझसे मेरी छत छीन ली थी, वही दूसरों के लिए दान की बात कर रहा था। पर सबसे बड़ी बात यह काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे की वजह थी। और उसने कहना जारी रखा, क्योंकि मैंने समझा कि कोई भी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह उस पत्थर को नहीं छोड़ता जिससे उसे ठोकर लगी थी। वह घर सिर्फ दीवारें नहीं था, वह इस बात का सबूत था कि मैंने आपको निराश किया, और सही मायने में ठीक होने के लिए मुझे उसे पीछे छोड़ना था, न कि नफरत से, बल्कि एक उद्देश्य के साथ। मैंने अपनी आंखें पोंछीं, कमजोरी से नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए, क्योंकि कुछ आंसू दुख के नहीं होते बल्कि पहचान के होते हैं। मैंने उसे हाथ बढ़ाया। उसने उसे कसकर सच्चे दिल से पकड़ा। तब मैंने कहा, अब मैं कह सकता हूं कि तुमने वह किया जो तुम्हें करना चाहिए था। कुछ हल्की तालियां बजीं, गले मिले, और पहली बार मुझे लगा कि एक चक्र पूरा हो गया है। लेकिन उन कहानियों की तरह नहीं जहां सब कुछ भुला दिया जाता है। नहीं, यहां कुछ भी भुलाया नहीं गया, वह बदल गया, क्योंकि हर चोट एक निशान छोड़ जाती है, और निशान अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए तो दर्द नहीं देते, वे सिखाते। उस दिन के बाद विशाल ने नए केंद्र में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी मीनाक्षी ने सिलाई की कक्षाएं दी। बच्चे उन दादा दादी की पढ़ाई में मदद करते थे जिन्हें शायद ही पढ़ना आता था, और मैं फिर से एक बड़े बर्तन में कड़क चाय बनाने लगा, पहले की तरह ही, बस अब एक अलग मुस्कान के साथ, एक ऐसी जो होठों से नहीं बल्कि दिल से आती थी। एक मंगलवार मुझे एक भाषण देने के लिए बुलाया गया। वे चाहते थे कि मैं अपनी कहानी बताऊं। पहले तो मुझे संदेह हुआ, मैं कौन हूं दूसरों से बात करने वाला, लेकिन माधुरी की याद ने मुझे प्रोत्साहित किया। हरिप्रसाद, बताओ, क्योंकि बहुत से लोग चुप रहते हैं यह सोचकर कि उनके साथ जो हुआ वह सिर्फ उनका है। नहीं हरिप्रसाद, वह सबका है। ऐसे ही मैं 20 बुजुर्गों के एक समूह के सामने खड़ा हुआ। कुछ को उनके बच्चों ने छोड़ दिया था, कुछ अपनी मर्जी से अकेले थे, कुछ के बच्चे फोन भी नहीं करते थे। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, जैसे मैं अब सुना रहा हूं, अपनी शर्मिंदगी को छिपाए बिना, अपने गुस्से को सजाए बिना। मैंने उन्हें बगीचे के बारे में बताया, रजिस्ट्री के कागजात के बारे में, अपनी खामोशी के बारे में, प्रयागराज में अपने गुप्त अपार्टमेंट के बारे में, सूप और माफी के बारे में। जब मैंने खत्म किया तो एक महिला पास आई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। धन्यवाद हरिप्रसाद जी, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो मैं महसूस करती हूं उसके लिए मैं पागल नहीं हूं। आपने उन बातों को शब्दों में पिरोया जो मैं कभी नहीं कह पाई। मैं उस दिन घर वापस आया तो मेरे अंदर कुछ नया था, कुछ ऐसा जिसका मुझे नाम नहीं पता था। वह आवाज थी, वह मेरी आवाज थी जो कमजोर दिखने के डर से, जज किए जाने के डर से खामोश हो गई थी। लेकिन मैंने समझा कि बोलना कमजोरी नहीं, ताकत है, और साझा करना उदारता का कार्य है। महीने बीत गए। विशाल और मेरी एक दिनचर्या बन गई थी, केवल पिता और बेटे की नहीं बल्कि साथी की, दो पुरुषों की जिन्होंने नीचे से सब कुछ फिर से बनाया। कभी हम कम बात करते थे, कभी हम बहुत हंसते थे, लेकिन हमेशा हम एक दूसरे की आंखों में देखते थे, क्योंकि एक बार जब सच्चाई से देखना सीख लिया जाता है तो पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। और एक दिन जब हम पार्क में चाय पी रहे थे, विशाल ने मुझसे कुछ कहा जो मुझे हमेशा याद रह गया। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि सब कुछ कब बदलना शुरू हुआ? कब? जब आपने मेरा इंतजार करना छोड़ दिया और अपने लिए जीना शुरू कर दिया। मैंने उसे देखा, वह सही था। मैं इसलिए नहीं फिर से बना क्योंकि वह वापस आया क्योंकि मैं फिर से बना। और इसलिए अगर कोई यह कहानी सुन रहा है और महसूस करता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, कि उन्हें निकाल दिया गया है, कि उन्हें छोड़ दिया गया है जैसे उनका कोई मूल्य नहीं है, तो मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। कोई कभी बूढ़ा होने से कम नहीं होता, कोई कभी बोझ नहीं होता, कोई कभी पुराना नहीं होता। हम जड़ हैं, हम जीवित इतिहास हैं, हम हैं जो सुकून देती है। और अगर कोई उसे नहीं देख पाता तो समस्या हम में नहीं, उन आंखों में है जो देखना नहीं जानती। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सम्मान बाहर से आने का इंतजार मत करो, ये भीतर से शुरू होता है। जिस दिन मैंने सिर उठाया, अपना सामान समेटा और बिना चीखे अपने किराए के छोटे से कमरे में चला गया, उस दिन मैं हारा नहीं, उस दिन मैं जीता। क्योंकि जो इंसान गरिमा के साथ काम करता है
वो हमेशा एक कदम आगे रहता है और देर सवेर जिंदगी सब ठीक कर देती है। तो अगर इस कहानी ने तुम्हें छुआ है, अगर मैंने जो कुछ जिया उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे दिल में गूंज रहा है, तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि इसे उनके साथ साझा करो जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। हरिप्रसाद की पगड़ी हल्की हवा में लहराई, मानो उसके दिल का दर्द बाहर निकलना चाहता हो। सालों तक भारत के कोने कोने में ट्रक दौड़ाकर उसने ये घर बनाया था, ईंट ईंट जोड़कर। अब अपने ही घर में वो एक अजनबी सा महसूस कर रहा था। माँ, अब ये घर मेरे ससुराल वालों का होगा, तुम कहीं और चली जाओ। विशाल के शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। हरिप्रसाद को याद आया, विशाल की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी बड़ी जीत की खुशी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, लेकिन उसने अपनी भावनाएं चेहरे पर नहीं आने दी। एक शांत मुस्कान के साथ उसने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, ये वही मुस्कान थी जिसने उसकी पत्नी माधुरी को हमेशा विश्वास दिलाया था कि सब ठीक हो जाएगा। माधुरी आज होती तो जरूर कुछ कहती, पर आज तो वो भी नहीं थी। विशाल की पत्नी मीनाक्षी पास ही खड़ी थी, उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी। रमेश चंद्र, विशाल के ससुर, शायद अब इस घर में रहने आएंगे। ठीक है बेटा, हरिप्रसाद ने कहा। उसकी आवाज में कोई शिकन नहीं थी। मैं कहीं और चला जाता हूं। उसने अपने पुराने सूटकेस में कुछ कपड़े और कुछ तस्वीरें रखीं। उसकी आंखों के सामने माधुरी का चेहरा घूम रहा था। उसने विशाल और मीनाक्षी की तरफ एक नजर डाली, फिर धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गांव के रामलाल काका पड़ोसी बरामदे में बैठे उसे देख रहे थे। हरिप्रसाद ने उन्हें एक हल्की सी नमस्कार की और घर से बाहर निकल गया। मन में एक अजीब सा खालीपन था, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान। विशाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके इस फैसले ने हरिप्रसाद के अंदर एक नया सूरज उगा दिया था। हरिप्रसाद ने सालों पहले ही अपने नाम की रजिस्ट्री करवा ली थी, किसी को पता नहीं था। उसने सोचा शायद यही वो सच था जो सही समय पर कहा जाना था। उसने लखनऊ में अपनी बहन के यहाँ कुछ दिन बिताए और फिर प्रयागराज में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। उसकी चाय की जगह अब तेज बिना चीनी की कॉफी ने ले ली थी। रात को अक्सर चारपाई पर लेटकर वो अपने अतीत को याद करता, ढाबों पर खाया खाना और भारत की सड़कें। लेकिन अब उसके पास एक नया उद्देश्य था। ये सिर्फ घर का मामला नहीं था, ये उस सम्मान का सवाल था जो एक पिता को मिलना चाहिए। और तुम जो इस कहानी को सुन रहे हो, सोचो, क्या हमने कभी अपने बड़ों को सिर्फ यादें मान लिया है? क्या हमने उनके सच को अनदेखा किया है? क्योंकि कभी कभी एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा जरूर होता है, पर उसके अंदर एक तूफान पल रहा होता है।